हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए शहर। इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, उसमें भी आपको मिल जाएगा 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, और आइए हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जनजातीय लोग कौन थे? ए, जो जंगलों में रहते थे। बी, जिन्होंने अपने आप को बाहरी समाज से दूर रखा था। सी, जनजातीय लोग जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में निवास करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये सारी चीज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी जनजाति खानाबदोश होती थी? ए, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली जनजाति। बी, संग्रहण करने वाली जनजाति। सी, शिकार करने वाली जनजाति। डी, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जो जनजाति एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली होती थी उनको हम क्या बोलते थे? खानाबदोश जनजाति बोलते थे। देखिए, आपने जो मूवी होती है उसमें देखा होगा, मूवियों में दिखाते हैं कि एक ही व्यक्ति या एक या दो व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सारे भेड़ और बकरियों के झुंड को लेकर चलते हैं। ठीक है, और तो इस तरह की जो जनजाति थी उनको खानाबदोश बोलते थे। उनके पास 100 की संख्या में या 50 की संख्या में लगभग लगभग भेड़ बकरियां इस तरह से होते हैं। कई लोग ऊंटों को भी पालते हैं। इस तरह से ग्रुप में उनको लेके चलते हैं। और तो इस तरह की जो जनजातियां होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मवेशियों को लेकर चलती हैं या अनाज वगैरह को बेचती हैं, कई सारी चीजों को भी बेचती हैं। तो इस तरह की जो जनजातियां होती हैं जो घूमती रहती हैं और अपना खाने पीने का काम भी, मतलब एक तरह से अपना रोजगार वाला भी काम वो करती रहती हैं। तो इस तरह की जो जनजाति होती है उनको हम खानाबदोश जनजाति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी जनजाति के मुखिया अकबर के यहाँ मनसबदार थे? देखिए, मैंने मुगल साम्राज्य में आपको पढ़ाया था कि जो अकबर के यहाँ जो जनजाति थी उसके जो मुखिया थे वो मनसबदार थे। यानी कि जो जनजातियां थी वो धीरे धीरे सत्ता में आने लगी थी और वो अपने आप को डेवलप करने लगी थी। ठीक है, और इतनी ज्यादा वो डेवलप हो गई थी और सत्ता में आने लगी थी कि अकबर के यहाँ मनसबदार बन गई थी। तो अकबर के मनसबदार का जो पद होता था आपको पता ही है कि वो क्या करता था कि जो लोग थे उनसे टैक्स वसूल करते थे और उसके बदले में सेना की एक टुकड़ी का संचार करते थे। तो आइए देखते हैं कौन सी जनजाति थी। एक, खोखर खोखर जनजाति। बी, अक्खर जनजाति। सी, भील जनजाति। डी, अर्गुन जनजाति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गक्खर जनजाति। देखिए, भील जनजाति को छोड़कर जो भील जनजाति है वो मध्य भारत की है। ठीक है, मध्य भारत भी नहीं बोलेंगे, उत्तर पश्चिमी भारत बोलेंगे। यानी कि ये जनजाति कहाँ की है? लगभग लगभग पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र। ठीक है, और मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके, मतलब पश्चिम वाला मध्य प्रदेश। तो इस इलाके में कौन सी जनजाति थी? भील जनजाति थी। बाकी ये तीनों जनजाति जो है वो जम्मू कश्मीर के आसपास वाले इलाकों में थी। और क्योंकि जो हमारे देश में एंट्री करी थी मुगलों ने वो यहीं से करी थी, यानी कि जो आज का पंजाब है या जम्मू कश्मीर है वहां से इन्होंने हमारे देश में एंट्री करी थी जो ये थे मुगल थे। तो इसलिए इन जनजातियों पे मुगलों का प्रभाव ज्यादा था और कुछ समय के बाद इन जनजातियों ने क्या किया, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो जो आज के पाकिस्तान के लोग हैं ये जो इन्हीं जनजातियों से रिलेटेड हैं जिन्होंने बाद में अपने आप को मुस्लिम बना लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिहार और झारखंड की किस जनजाति को अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने परास्त करने के बाद लूट कर छोड़ दिया था? ए, चेर। बी, मुंडा। सी, संथाल। डी, औरन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चेर। जो चेर जनजाति थी वो मैंने आपको जब मैं आपको प्राचीन भारत पढ़ा रही थी, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रही थी,
तो मैंने आपको 7th क्लास में ही जो शुरुआती चैप्टर है उसमें पढ़ाया था, शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चेर थे वो कहाँ थे, केरल के आसपास के इलाकों में थे। तो ये धीरे धीरे जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया ही करते हैं, ये तो है ही, ये बात तो सबको ही पता है। तो चेर केरल से धीरे धीरे कहाँ की तरफ आ गए थे, बिहार झारखंड की तरफ आ गए थे, ठीक है। बिहार जहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, मुख्यतः मुंडा और संथाल पाई जाती है, ठीक है। वहां पर ही कहा कौन थे पहले, चेर थे, ठीक है। चेर, देखो कोई भी आदमी सत्ता में आता रहता है जाता रहता है। अब जैसे बीजेपी की सरकार चल रही है, पहले कांग्रेस की सरकार चल रही थी, और ये तो है नहीं कि हमेशा कांग्रेस की ही सरकार, बीजेपी की ही सरकार रहेगी, कभी ना कभी तो कांग्रेस की भी होगी या किसी और भी पार्टी की हो सकती है, ठीक है। बीएसपी की भी हो सकती है, किसी और, मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जो लोग, ये क्या है, सत्ता चेंज होती रहती है लोगों से। तो उसी तरह से पहले सत्ता वहां बिहार झारखंड में किसकी थी, चेरों की थी, और बाद में मुंडा और संथाल ज्यादा उभर कर आए, ठीक है। उसी तरह से जो पहले कश्मीर के आसपास के इलाकों में किसका बोलबाला था, खोखर जनजाति का था, बाद में अक्खर जनजाति का हो गया, और इतना ज्यादा था कि वो अकबर के यहाँ मनसबदार थे, ठीक है। उसी तरह से चेर थे। तो जो अकबर के सेनापति थे, उन्होंने इनको चेरों को परास्त कर दिया था। परास्त करने के बाद इनका राज्य अपने राज्य में नहीं मिलाया था, इन्होंने क्या किया था, इनसे धन लूटकर, धन संपत्ति लूटकर इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन बाद में जब औरंगजेब का समय आया, तो औरंगजेब ने इस जनजाति को ना केवल लूटा बल्कि अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। मतलब चेरों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर दिया था, किसने, औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस जनजाति का कारवा टांडा कहलाता था। देखिए, कारवा क्या होता है, कारवा होता है समूह, मतलब जो जनजाति के लोग समूह में चलते हैं, व्यापार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ठीक है, चीजों को जंगलों से इकट्ठा करके या गांव से इकट्ठा करके कहाँ बेच रहे हैं, मार्केट में, मार्केट तक ले जा रहे हैं। तो मतलब वो जो लोग हैं, वो जनजाति के जो लोग हैं, वो क्या है, समूह में चलते हैं, मतलब 10-12 लोग इकट्ठे ही चलते हैं साथ में। तो उनका जो समूह है वो क्या कहलाता है, टांडा कहलाता है। तो किस जनजाति के जो समूह में जो व्यक्ति चलते हैं उनको टांडा कहा जाता है। आइए देखते हैं, ए भील, बी कोली, सी बंजारा, डी गोंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी बंजारा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, और खासकर सीटेट के एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। अब देखिए, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो भील जनजाति है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करें तो भील है, ठीक है। उस जो कोली जनजाति है वो गुजरात में पाई जाती है। देखो, विराट कोहली जो है ये इसी जनजाति के हैं, ठीक है, कोली जनजाति के हैं। गुजरात के आसपास के इलाकों में ये कोली जनजाति पाई जाती थी। और जो डी है वो गोंड है, वो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड है। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पाई जाती है। और गोंड जो राज्य था उसको क्या बोलते थे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है। गोंडों का बहुत बड़ा राज्य चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए, जो बंजारा हैं, बंजारों का जिक्र मैंने आपको उसमें भी दिल्ली सल्तनत में भी बताया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था उस वो अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, बाजार व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। तो जब उसने बाजार व्यवस्था शुरू की और बाजार डेवलप्ड करे अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बंजारों को यह काम दिया गया था कि गांव से आप अनाज लेके आओगे और कहा मार्केट में बेचोगे। तो ये काम किसको दिया गया था, बंजारों को दिया गया था। और मैंने ये जो चीजें हैं ये आपको बताई थी जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत करा रही थी, ठीक है। ये भी मैंने आपको 7th क्लास एनसीईआरटी में ही कराई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ए भील, भील मध्य प्रदेश, बी कोल हिमाचल प्रदेश, सी संथाल महाराष्ट्र, डी गोंड असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए
तो जो ए का मिलान है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए का मिलान सही है। भील जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी भारत की ये सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अब देखो कोल जनजाति, ये गलत टाइप हो गया है, इसको कोली आएगा। ठीक है, और कोली जनजाति मैंने अभी कहाँ बताई थी आपको? गुजरात में। संथाल जनजाति कहाँ है? बिहार झारखंड में पाई जाती है। गौड़ जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत की कई सारे राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, नर्मदा से नीचे नीचे थी गौड़ जनजाति, और दक्षिण भारत भी तो नर्मदा नदी से नीचे नीचे के इलाके हैं। और देखिए, अगर हम असम की बात करें तो असम में एक बहुत बड़ी जनजाति थी, उसको बोलते थे अहोम जनजाति। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जनजाति व उनके सही स्थानों का मिलान करो। ए है गोखर जनजाति। देखो गोखर जनजाति कहाँ थी? ये थी पश्चिमी हिमालय में। ठीक है सॉरी, पंजाब में। गोखर जनजाति कहाँ थी? पंजाब में। और बलूच जो जनजाति थी, बलोच जनजाति थी उत्तर पश्चिम में, यानी कि आज का जो पाकिस्तान है ना, उधर की तरफ थी। ठीक है, बलोच जनजाति अभी भी मिलती है, मैंने न्यूज वगैरह में सुना है इस जनजाति का नाम, तो न्यूज में आता रहता है, बलोच में ये हो गया, बलोच में वो हो गया, तो उस तरह से। ठीक है, अब गोखर जनजाति कहाँ थी? पंजाब में। पंजाब कुछ जो पंजाब है वो कुछ भारत में है, और बिल्कुल डिक्टो इस तरह का ही पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, जब बंटवारा हुआ था तो पंजाब आधा आधा हो गया था। ठीक है, जो मेन बंटवारा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो पंजाब पर ही हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट, गड्डी जनजाति जो है वो कहाँ है? गड्डी जनजाति है पश्चिमी हिमालय में, और अहोम जनजाति कहाँ है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व का मतलब हो गया असम में। असम में आए थे ना अहोम लोग, कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7th का, वो हो जाएगा 3rd। ए का 3, बी का ए, और सी का 2, और डी का 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जनजाति लोग वर्ण व्यवस्था के किस वर्ण के अंतर्गत आते थे? ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी शूद्र, डी इनमें से कोई नहीं। देखो कुछ जनजातियों को क्षत्रियों में शामिल कर लिया गया था, वो इसलिए कर लिया गया था कि पहले ये व्यवस्था थी कि कोई भी राजा बनने के लिए उसको क्या होना चाहिए था? क्षत्रिय होना चाहिए था। तो जो लोग क्षत्रिय नहीं होते थे, तो मैंने आपको पिछले चैप्टरों में, इसी बुक के पिछले चैप्टरों में क्या बताया था कि वो हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान कर लेते थे, और इस अनुष्ठान को करने से कोई व्यक्ति चाहे जन्म से क्षत्रिय है या नहीं है, लेकिन इस अनुष्ठान को करने से क्या हो जाता था? वो क्षत्रिय बन जाता था। ठीक है, एक हवन टाइप का ये होता था, मतलब एक तरह का हवन या पूजा पाठ टाइप का ये अनुष्ठान होता था, और इसको करके क्या बन जाते थे? क्षत्रिय बन जाते थे। तो बहुत सारी जनजाति के लोग जो सत्ता में आ रहे थे, जो राजा बनना चाहते थे या राजा बन गए थे किसी तरह से, सत्ता में आ रहे थे, तो वो क्या करते थे? वो इस तरह का एक अनुष्ठान करा लेते थे हिरण्यगर्भ नाम का, और उससे वो क्या बन जाते थे? क्षत्रिय बन जाते थे। तो कुछ जनजातियां क्षत्रियों में आ गई थी, कुछ मतलब बहुत कम, ना के बराबर, जो सत्ता में आ रही थी। ठीक है, केवल वो शक्तिशाली लोग, जनजाति के शक्तिशाली लोग क्षत्रिय बन गए थे, लेकिन बाकी बाकी जो जनजाति के लोग हैं उनको इन वर्णों में शामिल नहीं किया है ब्राह्मणों ने, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कौन चला रहा था? ब्राह्मण चला रहे थे, तो इन वर्णों में नहीं शामिल किया है ब्राह्मणों ने, उनको क्या है? एक अलग जाति का ही दर्जा दिया है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और जो अलग जाति का दर्जा देने से मतलब है, देखिए देखो, जैसे नाई है, कुम्हार है, ये क्या है? इनको अलग जाति का ही दर्जा दे दिया गया था, इनको वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था। जैसे नाई है, कुम्हार है, और लोहार है, मोची है, मतलब बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको क्या है? अलग जाति का दर्जा दे दिया गया था, बाकी इन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 11वीं व 12वीं सदी तक आते आते किन जनजातियों को क्षत्रियों में शामिल कर लिया गया था? ए हूण, बी चंदेल, सी चालुक्य, डी
ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये इन सभी के राजा कहीं ना कहीं आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जनजाति थी और इनके इन जनजातियों के जो लोग थे वो सत्ता में आने लगे थे, तो इसलिए इन जनजातियों को किसमें शामिल कर लिया गया था, क्षत्रिय में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं गढ़ कटंगा। देखिए मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो गढ़ कटंगा था वो किसका राज्य था, वो था गौड़ों का राज्य, ठीक है। और गौड़ कहाँ थे, दक्षिण भारत में, यानी कि नर्मदा नदी से नीचे नीचे में इनका शासन चल रहा था। और जो गौड़ राज्य था वो बहुत बड़ा था। गौड़ राज्य ने अपने अपना नाम क्या रखा था, गढ़ कटंगा, ठीक है। हम क्योंकि हम तो अपनी आम बोलचाल में बोल रहे हैं कि वहां पे गौड़ जनजाति थी, तो वो क्या हो गया, गौड़ राज्य हो गया। लेकिन वहां के लोग गौड़ राज्य न बोल के वहां के वो लोग बोलते थे गढ़ कटंगा, ठीक है। अब गढ़ कटंगा का जो उल्लेख है वो मुगल काल की किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं। ए बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी हुमायूंनामा, डी जहांगीरनामा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अकबरनामा। जब मैं इसका थ्योरी वाला पोर्शन करा रही थी तो मैंने गलती से उसमें अकबरनामा बोल दिया है, जो मैंने उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है कि अकबरनामा था, बाबरनामा नहीं था, ठीक है। बाबरनामा में नहीं मिल रहा है गढ़ कटंगा का उल्लेख, किसमें मिल रहा है, अकबरनामा में मिलता है। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो जो भी मैं चीजें करा रही हूँ उनके प्लेलिस्ट डाल रखी है, यानी कि 7th क्लास की मैंने ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करा दी है, तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट डाल रखी है, थ्योरी वाली भी और क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली भी डाल रखी है। हिस्ट्री की भी ये जो मैं अभी प्रेजेंट में करा रही हूँ उसका थ्योरी वाली भी डाल रखी है 6 to 8 वाली, और वो भी डाल रखी है क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली। आप जिस भी क्लास का देखना चाहते हैं आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको स्क्रॉल करनी पड़ेंगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। और सी टेट का भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं 2013 से और 23 तक के आपको क्वेश्चन पेपर उसमें मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। यूपीएससी के भी अभी मैंने स्टार्ट किया है प्रीवियस पेपर, और एसएससी का भी प्रीवियस पेपर की सीरीज चल रही है। तो ये सारी चीजें आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और 2-3 प्ले लिस्टों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर से लाइक करना, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में इस तरह की 6 से 10 तक की एनसीईआरटी देखना चाहते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि पहले थ्योरी पढ़ना चाहते हैं फिर क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, तो उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, बहुत डिटेल में एनसीईआरटी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि सभी बच्चों की पहुंच तक फ्री में एनसीईआरटी हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।